देखिए, ये 1925 में जो आरएसएस का मैनिफेस्टो था उसमें क्लियर ये कहना है कि अगर भारत में राज करना है तो 95% लोगों की इतनी कमर तोड़ दो, इतनी कमर तोड़ दो कि आपकी जीविका के लिए, रोटी के लिए जूता चाटे। हम परिणाम तो चाहते हैं, रिजल्ट तो चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। क्या लगता है कि इस बार दोबारा जो 2024 के चुनाव हैं उसके अंदर बसपा वापस आ पाएगी? निश्चित रूप से मैंने कहा ना, यदि हम मिशन को लेकर चलें, काशीराम साहब के मिशन को लेकर हम सब आगे बढ़ें, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो 2024 में बहन जी को दोबारा से स्थापित ना कर दें राजनीति में। तो ये केवल संकल्प की बात नहीं है, खाली इसमें कर्म की भी बात है। हम सब मिलकर यदि ईमानदारी से काम करें, काशीराम साहब के मिशन की तरह हम आगे बढ़ें, तो बहन जी को आज बेशक हम कहीं भी नहीं दिख रहे उत्तर प्रदेश में, और लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, बहन जी की भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आलोचनाओं का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है। और आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम काशीराम साहब के मिशन से प्रेरणा लेके पार्टी को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार बहन जी के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लोग इस वक्त बहन जी मिशन मूवमेंट भूल गई हैं। आज हम लोग बाबा साहब की जगह पर हैं, मान्यवर काशीराम की स्थल पर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो बहन जी हैं वह रास्ता भटक गई हैं, भूल गई हैं, या मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये जो चुनाव के बारे में या भटकने के बारे में बात कह रहे हैं, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। एक विचारधारा जो आज पूरे भारत में येन केन प्रकारेन या आपकी, जैसे कि आज अभी मुझे बताया गया कि 175 जो मशीनें हैं या मशीनें पकड़ी गई हैं, या 1 महीने का अंतराल में जो चुनाव हुआ है, मेरी भारत सरकार पे आज के बाबा मानवर काशीराम जी के जन्मदिन पे पहली मांग है कि भारत के अंदर संसाधन बहुत हैं, पूरी संस्थाएं हैं और पूर्ण रूप से शांति से चुनाव होता है। एक ही टर्म में, एक ही दिन पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और उसको तुरंत तीसरे दिन उसका काउंटिंग होकर के रिजल्ट आना चाहिए। विचारधारा मरती नहीं है, विचारधारा हमेशा जिंदा रहती है। व्यक्ति चले जाते हैं, विचारधारा नहीं जाती। काशीराम जी ने जो विचारधारा दी है, उस विचारधारा को इस कोरोना के काल के चक्कर में जो मौजूदा सरकार है उसने कैश किया है। चाहे वो आपके थैले के बल से प्रचार करके लिया हो, राशन देके किया हो, तेल देके किया हो, जब आदमी मजबूर हो जाता है। देखिए, ये 1925 में जो आरएसएस का मैनिफेस्टो था उसमें क्लियर ये कहना है कि अगर भारत में राज करना है तो 95% लोगों की इतनी कमर तोड़ दो, इतनी कमर तोड़ दो कि आपकी जीविका के लिए, रोटी के लिए जूता चाटे। उसी पैटर्न पे ये काम हुआ। कोरोना के नाम पे, चाहे कोरोना इतना था या नहीं, पूरे भारत को बंद रखा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 2-3 टर्म के चुनाव होने के बाद में कोरोना कहाँ चला गया? कहीं कोई कोरोना का भय दिखा करके, क्योंकि पूरी मीडिया इनके हाथ में है, चाहे जो कुछ कहवा लो, कोई आदमी हॉस्पिटल में देखने जाता नहीं कितने कोरोना के मरीज पड़े हैं। ये पूरा चुनाव पूरी स्ट्रेटजी से लेकर के भारत की जवान की आवाज़ को बंद करके, क्योंकि अगर ये फुल फ्लैश चुनाव होता, इसमें पूरी रैली करने का मौका दिया गया होता, तो विचारधारा मान्यवर काशीराम जी की और हमारे मान्यवर महामानव बाबा साहब की जो आवाज़ है, जो थ्योरी है, जो समृद्ध भारत निर्माण की बात है, जो भारत के संविधान को जिंदा रखने की बात है, वो निश्चित रूप से साकार होती। आज हम लुट गए, पिट गए, कोई काम नहीं है। हारा हुआ पहलवान पिट के दोबारा लड़ता है। 2024 में हम सरकार बनाएंगे। जय भीम, जय भारत। क्या कारण रहा जो बहन जी ने जिस तरीके से जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं साहब? इतनी आसानी से थोड़ा छोड़ने वाले माने, और आप भी खड़े रहिए। क्या कारण रहा कि जो बहन जी ने जिस तरीके से एनालिसिस किया था, वहाँ पे ब्राह्मण को साथ में लिया था, मुस्लिम को लिया था, युवा चेहरों को भी लिया था, फिर कहाँ आंकड़े समीकरण खराब होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, चुनाव धोखा होता है।
लोगों ने विश्वसनीयता दिखाई, ब्राह्मण सम्मेलन जो बहुत मजबूती से हुए, शंख बजे, मगर कोई पीछे चुरा भौंक देता है या फिसल जाता है तो उसको बहन जी क्या करेगी? बहन जी ने पूरा मौका दिया, ब्राह्मणों को टिकट भी दिया, जब सरकार बनी तो मंत्रालय भी बहुत तादाद में दिए, निर्णायक बॉडी में रहे। 2007 की सरकार में विश्वास किया जाता, अपने लीडर ने विश्वास किया, कोई बात नहीं, विश्वास में थोड़ा नुकसान हो गया तो उससे नुकसान से कोई हम मरे थोड़ी है, बिल्कुल हमारी विचारधारा जिंदा है। उन्हें हमारे साथ कृपा राम जी हमारे साथ हैं। क्या कारण रहा कि जो ब्राह्मण वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया बसपा की तरफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही 10 तारीख तक रिजल्ट लगभग साफ हो गया प्रदेश का, तो मंथन बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने भी किया, और मैं अगले दिन जब बहन कुमारी मायावती जी जब मीडिया के सामने आई तो मेरा जो आकलन था उन्होंने 80% मेरी शंकाओं पर ही उसकी पुष्टि करी। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो नतीजे हों उसके लिए पूरी तरह मुस्लिम जिम्मेदार है। मुसलमान को ये अच्छी तरह पता था कि जिस समाजवादी पार्टी के साथ वो इतने नेकड होकर लगे थे उसके पास केवल 6% वोट थे। मुस्लिम चाहता तो 21% वोट वाली पार्टी के साथ लग जाता तो आज भाजपा कहीं दिखाई नहीं देती उत्तर प्रदेश के नक्शे पर। और जब मुसलमान उधर गया तो मोदी और अमित शाह और योगी को योजनाबद्ध तरीके से जो वो लेकर चल रहे थे उस पर मौका मिल गया, और उन्होंने मुसलमानों को धार बनाते हुए लोगों को डराया धर्म के नाम पर, और यहाँ तक कहा गया कि अब अपनी बहन बेटियों को कह देना कि बुर्के में रहना सीख लें। तो ऐसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और तब हिंदुत्व का जो मामला था वो कहीं ना कहीं जागृत हुआ और लोग मुसलमानों के खिलाफ वोट करने के लिए भाजपा की तरफ चले गए। बताया जा रहा है जिस तरीके से लौनी में दोबारा से नंदकिशोर गुर्जर जीते हैं, उन्होंने लगातार मुस्लिमों के ऊपर बोल दिया है कि जितने भी मुस्लिम ढाबे हैं वह ना खुलें और मुस्लिम दुकानें जितनी भी हैं वह ना खुलें, जितनी भी ये हमारे यहाँ रामराज चल रहा है। तो ये रामराज किस तरीके का है वह थोड़ा बताएं कि किस तरीके का रामराज आने वाला है देश के अंदर, वह बताएं। आपने मान्यवर देखा होगा इस बार विशेषकर पहले चुनाव होते थे मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है चुनाव के जो मुद्दे हैं वो बदल गए हैं। अब केवल धार्मिक मुद्दों पर चुनाव होता, गन्ना जिन्ना के ऊपर चुनाव हुआ, 80-20 के ऊपर चुनाव हुआ, और जो लौनी की आप बात कर रहे हो वो खुद एक क्रिमिनल विधायक है और उसको मालूम था कि यदि मैं विकास की बात करूंगा तो जमानत जब्त हो जाएगी, इसीलिए उसने इस चीज़ का लाभ उठाया, हिंदू और मुसलमान की आग को भड़काकर, और चुनाव जीतने में वो सफल हुआ। लगातार विकास, बीजेपी की विकास की बात कर रही है, आज देश एक मजबूत हाथों में इसकी बात कर रही है, लेकिन तथा सूत्रों से पता चल रहा है कि जिस तरह से प्राइवेटीकरण हो रहा है, शिक्षा बिल्कुल छीन ली जा रही है, उस तरीके से इस वक्त भूमि योजनाएं भी चल रही हैं कि जगह जगह को बेचा भी जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए साहब, ये अब 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, धीरे धीरे उन्होंने एक तो सारी संस्थाओं को ख़त्म करना शुरू कर दिया, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आप राफेल के मामले में देख सकते हो, ओलांद ने स्पष्ट कहा था, जो तत्कालीन राष्ट्रपति था वहाँ फ्रांस का, कि राफेल की डील में मोदी ने ये शर्त लगाई थी कि अनिल अंबानी को रखना है, लेकिन क्या हर्ष हुआ। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं आर्थिक सुदृढ़ता की देश की, हमारे संस्थानों को ही नहीं बेचा जा रहा। नरेंद्र मोदी जी वही हैं जो कहते थे चुनाव से पहले 2014 से पहले कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। क्या मिला? 15 लाख रुपए देंगे। क्या मिला? शिक्षा के क्षेत्र में आज क्या है स्थिति? केवल और केवल उनको पता है यदि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे तो इस देश उनको, उनके पास उनके पास ना एक आंकड़ा आ गया है, और वो ये है कि पैसा हो तो सब कुछ संभव है। पहले तो सारी नोटबंदी करके सारी पार्टियों को उन्होंने कंगाल बना दिया। दूसरा, आज आप देखो जो चंदा देने की प्रक्रिया, मैं पीछे देख रहा था, एक RTI डाली थी तो 48,000 करोड़ चंदा मिला था पिछले वर्ष पार्टियों को, जिसमें 39,000 करोड़ केवल एक भाजपा को मिला है। आज पैसे, देखिए पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, और पैसा है नहीं और पॉलिटिकल पार्टियों में, और बसपा बीजेपी उसका लाभ उठाती है। अभी आपने देखा जब कोरोना का आप जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का तरीका क्या अपनाया? मोदी जी लगातार ये बोलते हैं कसम मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? बस ठीक है, कसम है, सारा बेच रहे हैं। हेल बेच दिया और HAL बेच दिया, क्या नहीं बेचा? रेल बेच दी, दूरसंचार बेच दिया, LIC बेच दी, क्या नहीं बेच रहे हो? सब कुछ बेच रहे हैं।
आपने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा है, अगर बहन जी आपको 2024 के अंदर दोबारा से टिकट देती हैं तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे? देखिए 2024 अभी दूर है, 2024 में तो लोकसभा का चुनाव होगा और मेरी नेता बहन जी हैं। बहन जी के आदेश का तो हर आदेश का पालन मैं तो क्या हर कार्यकर्ता करेगा, लेकिन मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है 2024 में मैं चुनाव लड़ूं। पर आपने सवाल ऐसा पूछ लिया, कोई बहन जी कहें तो बहन जी कहेंगे तो भाई यहाँ से कूदना है तो मैं कूद भी जाऊँगा नीचे। बहन जी के आदेश का पालन। इतना प्यार और इतना स्नेह क्यों, जिसको जब इस वक्त सारा जो बहुजन समाज के लोग हैं वह इस वक्त बहन जी से काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन इतना प्रेम इतना डेडिकेशन क्यों बहन जी से, क्या कारण है ऐसा? देखिए ये गलतफहमी पैदा की गई है, बहन जी के खिलाफ एक साजिश है। बहन जी उस मिशन के साथ आगे बढ़ रही हैं जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुख। मैं ब्राह्मण हूँ, फिर भी मैंने देखा कि बहन जी के अंदर विकास को लेकर एक टीस है। वो विकास की जब अब आप नोएडा में खड़े, एक ऐसे शहर में खड़े हैं, ऐतिहासिक शहर में, जहाँ विकास की आप वो देख सकते हैं, धारा देख सकते हैं, और ये इस विकास का लाभ सभी को मिला, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को मिला है। इसलिए मैं कायल हूँ बहन जी का। और बहन जी मेरी नेता हैं और बहन जी ने जो करके दिखाया है वो संभव नहीं था, असंभव को संभव करके दिखाया है। इसलिए हर धर्म और जाति के लोगों से मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो नेता चुने और ऐसे मक्कार लोगों से सावधान रहें जो देश को, राष्ट्र के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है और व्यवस्था के लिए खतरा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने। 2024 में कहाँ देखते हैं बसपा को? देखिए साहब, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर है, हमें बहन जी पर भरोसा करना चाहिए। और 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, मुझे लगता है कि हमारी इतनी ताकत के साथ हम पार्लियामेंट में पहुँचेंगे कि एक इतिहास बनेगा नया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।